Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we have already completed the Vedic period under the ancient history segment, and now we are moving on to another topic that is called the Sutrakal or post-Vedic literature, or you may say वैदिकोत्तर साहित्य इन हिंदी। यहां पर हम बात करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य की, सूत्रकाल की। ठीक है, बेसिकली क्या था कि जब हमने वैदिक पीरियड को खत्म किया था तो आपका वैदिक पीरियड जो है वो खत्म होता है 600 बीसी पर। ठीक है, 1500 बीसी टू 600 बीसी जो है वो वैदिक पीरियड का टाइम था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक काल का समय है, वैदिक कल्चर का समय है। और फिर जब हम 600 से आगे बढ़ेंगे तो 300 ईसा पूर्व तक का समय, 300 बीसी तक का समय, ये जो माना जाता है इसे कहा जाता है सूत्रकाल। तो इसी समय को हम वैदिकोत्तर साहित्य का काल भी कहते हैं। ठीक है, या हम इंग्लिश में इसे पोस्ट वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सूत्रकाल है या सूत्र साहित्य है, तो जो चैप्टर हमारा होगा ये है आपका सूत्र साहित्य, या आप इसे कहें सूत्र लिटरेचर, इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, या आप कहें इसे पोस्ट वैदिक लिटरेचर। ठीक है, और इसका जो समय है, ये जो समय हम रखेंगे 600 टू 300 बीसी तक का, ईसा पूर्व तक का। 600 पे आके आपका वैदिक पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं इसे कहा जाएगा स्मृति। अब तक जो हमने पढ़ा था, देखिए वैदिक लिटरेचर जो हमने पढ़ा था, 4 वेदों को पढ़ा था, फिर ब्राह्मणास को देखा था। ठीक है, उसके बाद अरण्यक, ठीक है, उपनिषद, इन सबको कहा गया अपौरुष्य। ठीक है, इन सबको अपौरुष्य कहा गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इनकी रचना हुई वो देवताओं ने ऋषि मुनियों को इसकी जानकारी दी, और फिर उस ज्ञान को, वेद का मतलब क्या होता है, विद का रूट जो वर्ड है या जो रूट है वो विद से बना है, VID, विद, या हिंदी में विद बोलेंगे, जिसका मतलब विद धातु। विद धातु का मतलब है ज्ञान, जानकारी, मतलब वेदों का मतलब ज्ञान से है, इसका संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है। तो जो ज्ञान है वो सुन कर फैलाया गया। मैंने पहले भी बताया था कि देवताओं ने ऋषि मुनियों से कहा, ऋषि मुनियों ने क्या किया, उसे अपने आगे की जनरेशन को दिया, फिर इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर इस ज्ञान का प्रसार किया गया। इसलिए इसे अपौरुष से क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं, किसी मानव ने नहीं, ये लेखक रहित था, यानी कि कोई राइटर इसमें नहीं है। देवताओं ने ऋषि मुनियों को दिया और ऋषि मुनियों ने फिर उसका आगे प्रसार किया, और पीढ़ी दर पीढ़ी सुन कर चुकी ये बढ़ता रहा आगे, इसलिए इसको कहा गया था श्रुति साहित्य। ठीक है, अब जो इन सब के अलावा वैदिक लिटरेचर जो हमने पढ़ा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद जो हमने देखा था पहले, उसके अलावा अब हम जो भी पढ़ेंगे उससे हम स्मृति टेक्स्ट में रखेंगे। उसका कैटेगरी स्मृति होगा। स्मृति का मतलब याद से होता है। ठीक है, तो यहां जो वैदिक लिटरेचर और सूत्रकाल से जब हम आते हैं तो सूत्रकाल से अब हम स्मृति टेक्स्ट को पढ़ेंगे, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, श्रुति। वैदिक काल में जितने भी हमने टेक्स्ट पढ़े, यानी कि वेदों को पढ़ा, ब्राह्मणों को पढ़ा, अरण्यक, उपनिषद, वो सारे श्रुति टेक्स्ट थे, यानी कि सुनकर उनका प्रसार किया गया। देवताओं ने ऋषि मुनियों से कहा और ऋषि मुनियों ने क्या किया कि उसे आगे बढ़ाया, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुनकर मतलब ज्ञान का प्रसार जो है वो होता रहा। तो इसलिए उसे श्रुति कहा गया। लेकिन अब यहां जो हम पढ़ेंगे तो आगे से वैदिक साहित्य से इतर
हालांकि ये भी वैदिक साहित्य का ही पार्ट है, लेकिन अब ये जो सूत्र काल में जो साहित्य होंगे, अब ये सारे उनको छोड़कर, वैदिक पीरियड के जो साहित्य थे उनको छोड़कर अब ये जो शुरू हो जाएंगे ना, ये सभी कहे जाएंगे स्मृति, क्योंकि स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, याद करके, ठीक है, जो आपके स्मृति में हो। तो अब इसे मतलब याद करके हमने उस चीज को पढ़ा, हमने उसे याद कर लिया, फिर हमने उसे आगे लिख दिया या किसी को बताया, तो वो स्मृति पे आधारित है, ठीक है। और वो सिर्फ श्रुति पे आधारित था, वैदिक जो लिटरेचर था 600 बीसी के पहले, यानी 1500 से 600 बीसी तक जिन वैदिक लिटरेचर की रचना की गई, वो उन्हें कहा गया श्रुति। उसके बाद अब हम आ गए स्मृति टेक्स्ट पे, स्मृति ग्रंथों पर। अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे उसको पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ सूत्र काल में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सूत्र साहित्य में या पोस्ट वैदिक लिटरेचर में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसे वैदिकोत्तर साहित्य भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे, आप लिख लीजिए, वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य, ये कहेंगे हम हिंदी में, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम, तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले, इसमें हम पढ़ेंगे वेदांग, वेदांग, लिम्स ऑफ वेदा, वेदों के अंग, ठीक है, ये है 6, इनकी संख्या है 6। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें उपवेदा या सबवेदा, उपवेदा या सबवेदा भी इसको कहेंगे, 4 हैं। हिंदी में उपवेद कह लीजिए या सबवेद कह लीजिए आप इंग्लिश में, ठीक है। वेदांगा, वेदांगा, ठीक है, उपवेदा, फिर है पुराना, पुराण, पुराण, तो ये है 18 टोटल नंबर ऑफ पुराणास या पुराण 18। उसके बाद है स्मृति, स्मृतियों को हम पढ़ेंगे, इसकी संख्या नियत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम संख्या के रूप में नहीं याद रखेंगे, स्मृति जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एपिक्स है, एपिक, एपिक्स है, एपिक्स महाकाव्य, महाकाव्य, तो यहां पे 2 महाकाव्य होंगे, ठीक है, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। वेदांग, हिंदी में आप इसे वेदांग कह सकते हैं, ऐसे वेदांग, ठीक है। उपवेदा, उपवेद, ठीक है। पुराण लिख ही दिया मैंने। स्मृति, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह स्मृति, ठीक है। तो अब जो होगा स्मृति, एपिक्स में महाकाव्य, एपिक्स का मतलब महाकाव्य, 2 महाकाव्य होंगे, रामायण और महाभारत, तो इनको हम सूत्र साहित्य या पोस्ट वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेदांग पे होगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा वेदांग पे होगा, आज हम वेदांग पढ़ेंगे और इस तरह से 2 या 3 वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और इस हिसाब से आप फर्दर भी जब अपना स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी, तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये चीजें पढ़नी है। और मैंने पहले भी बताया कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब स्मृति टेक्स्ट के कैटेगरी में आएंगे। इसके पहले जो वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वो सब जो थे वो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब ये स्मृति साहित्य में आते हैं, आएंगे, ठीक है। तो ये सब स्मृति साहित्य के पार्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वेदांग से शुरू करेंगे आज। चलिए, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वेदांग पर होगा, हमारा फोकस वेदांग पे होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सूत्र साहित्य है,
इस सूत्र साहित्य को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वैदिक साहित्य आप जानते हैं कि बहुत जटिल था, कॉम्प्लेक्स था। 600 बीसी आते आते 1500 से जो शुरू हुआ, 600 बीसी आते आते आपको पता है कि जब हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचे, हाँ, पहला पीरियड 1500 से 1000 बीसी तक था, 1000 ईसा पूर्व तक था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ईसा पूर्व तक का जो समय था, उस समय को कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। वो बहुत सिंपल था। लेकिन जैसे ही 1000 बीसी से 600 बीसी वाले पीरियड में हम आते हैं, यानी कि हम लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो जटिलताएं बढ़ती हैं, कर्मकांड का प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। और जो वैदिक लिटरेचर है उसके अनुसार बहुत जटिल होता जाता है। तो ऐसा भय आ गया, ऐसा एक समय आया कि लोगों को लगा कि ऐसा ना, जो वैदिक ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग थे, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जटिलताओं की वजह से क्या हो। हालांकि ब्राह्मण लिखे गए थे व्याख्या करने के लिए वेदों का, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जटिल था। तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद के समय में, हाँ, जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो, लोग वैदिक साहित्य से या वैदिक कर्म कांडों से, वैदिक कल्चर से दूर हो जाएं, क्योंकि जटिलताएं हैं। हाँ, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, व्यस्तताएं बढ़ेंगी, तो जटिल चीजों से लोग दूर भागेंगे। और साथ साथ ये इतना ज्यादा इसमें टेक्स्ट हैं, वैदिक साहित्य इतना ज्यादा वास्ट है कि एक व्यक्ति के लिए उसे याद रखना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि इसे सरल बनाने के लिए, हाँ, इसे और स्पष्टता से समझने के लिए कुछ और साहित्य की रचना की जाए, ताकि आगे भी, ठीक है ना, आगे इन जटिलताओं पे, जो जटिलताएं आ गई थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी लिटरेचर में, हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में 600 बीसी आते आते, उनसे थोड़ा निजात मिल सके और वैदिक कल्चर को जो है उसको भूलने नहीं दिया जाए, ठीक है। तो वो तभी हो पाएगा जब उसको इजी बनाया जाएगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सूत्र साहित्य या पोस्ट वैदिक लिटरेचर की रचना की गई, जिन्हें हम स्मृति कैटेगरी में रखते हैं। मैंने अभी अभी बताया है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं वेदांग को। पहला जो है टॉपिक है वेदांग, ठीक है। तो वेदांग देखिए, वेदांग, यहां पर वेदांग, इसको पहले मैं जरा, हम तो पढ़ रहे हैं इसको वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। अब इसी की कैटेगरी में हम देख रहे हैं वेदांग। वेदांग तो वेदांगों की टोटल संख्या जो है वो तो 6 है। और इन्हें कहते हैं क्या? वेदांग, यानी कि वेदों के अंग, यानी लिम्ब्स ऑफ वेदास। वेदांग वेदों के अंग, लिम्ब्स ऑफ, लिम्ब्स मतलब अंग, वेदों के अंग, ठीक है। लिम्ब्स का मतलब होता है अंग, पार्ट, हिस्सा, ठीक है। तो इन्हें हम लिम्ब्स ऑफ वेदास भी कहते हैं। तो वेदांग की रचना क्यों की गई, ठीक है? तो वेदों को सरल रूप से समझने के लिए, ठीक है, और वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। मैंने अभी भी बताया ना कि इसमें जटिलताएं आ गई, तो ऐसा ना कि खत्म हो जाए। तो वैदिक परंपरा जो है, इसकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे और लोग इस परंपरा से दूर ना जाएं, वैदिक ट्रेडिशन से दूर ना जाएं। तो वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कंटिन्यूटी में रखने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और उनके लिम्ब्स बनाए गए, अलग अलग वेदों के अंग बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द वेदांत भी है, ठीक है। वेदांत, ठीक है। वेदांत किसे कहा? वेदों का अंत इसे कहा गया, ठीक है। एंड ऑफ द वेदास, वेदांत। और ये कहा गया है बेसिकली उपनिषद को, कंफ्यूज मत होइएगा, उपनिषदास, ठीक है। उपनिषद को कहा गया, उपनिषद को कहा गया वेदांत, ठीक है ना। ये उपनिषद जो है इनको वेदांत कहा गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वेदांत और वेदांग में फर्क समझिएगा। वेदांग को वेदांत मत समझ लीजिएगा, वेदांत को वेदांग मत समझ लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, वेदांत का मतलब उपनिषद। और ये देखिए वेदांत जो है
ये श्रुति है, ये स्मृति है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये श्रुति है, ये स्मृति है, ये वैदिक काल में लिखा गया। ठीक है ना, इसकी रचना वैदिक पीरियड में हुई है। अब आइए, तो लिम्स ऑफ वेदास। अब देखिए जो लिम्स हैं वो क्या क्या है, उनको हम समझते हैं। वेदों के जो लिम्स हैं, वेदांग, पहला जो है क्या है, शिक्षा। सबको हम लोग अलग अलग देखेंगे। शिक्षा यानी हिंदी में कहेंगे इसको शिक्षा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के बाद हम देखेंगे क्या, शिक्षा के बाद आ जाएगा आपको कल्प। कल्प दूसरा जो है, कल्प के बाद हम देखेंगे क्या आ जाएगा, कल्प के बाद आ जाएगा व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण, ग्रामर, ग्रामर। उसके बाद आएगा व्याकरण के बाद निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त के बाद छंद, या निरुक्त को हम लोग, निरुक्त के बाद आएगा छंद। इसे हम लोग छंद को मीटर भी कहते हैं हिंदी में, मैं बताऊंगा। छंद, छंदा, छंद, इसको हम लोग कहते हैं मीटर। मीटर बताऊंगा क्या होता है, कविताओं में होता है ये। ठीक है, और उसके बाद ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी तारों को या हेवनली बॉडीज को, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी को देखकर हम बहुत कुछ भविष्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो हम नहीं बताते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ लोग होते हैं, इसके ज्योतिष लोग होते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये वेदों के अंग है। तो वेदों की रचना की गई किस लिए, हाँ वेदांग, सॉरी वेदांगों के, वेदांग है, वेदों के अंग है। तो वेदांग की रचना क्यों की गई, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। वेदों को सही प्रकार से समझने के लिए, हाँ इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड वेदास प्रॉपरली। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वेदास प्रॉपरली, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, अब हम एक एक चीज को देखेंगे, शिक्षा को, कल्प को, व्याकरण को, नृत्य को, छंद को, ज्योतिष को। ठीक है, इन सबको हम देखने वाले हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा समझ लीजिए, लिख तो दिया मैंने। वेदांगों की रचना क्यों की गई, टू अंडरस्टैंड वेदास प्रॉपरली, सही ढंग से समझने के लिए वेदों को, हाँ क्या है, वेदांगों की रचना की गई। हाँ, वेदांगास वर रिटन और क्रिएटेड, और यहां पर हिंदी में कहेंगे कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। ठीक है, वेदों की, वेदांगों की रचना की गई। तो ये लिम्स ऑफ वेदास है। अब इनको देखिए, कुछ चीजें हम समझेंगे। शिक्षा पहला, अब देखिए, अब ये सही ढंग से कैसे समझाया जाएगा, कैसे समझ पाएंगे। वेद में क्या है, अलग अलग मंत्र हैं। ठीक है, उनका उच्चारण कैसा हो, यज्ञों की विधि क्या हो। ठीक है, यज्ञों की वेदी कैसी बननी चाहिए, यज्ञ वेदी कैसी बननी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को कैसे समझा जाएगा,
वेदांगों की मदद से समझा जाएगा। ठीक है, उसमें जो शब्द हैं उन पर व्याकरणीय ग्रामर का प्रभाव कैसा है, व्याकरणीय रूप से वो कैसे हैं, इस चीज को कैसे समझा जाएगा, तो ये समझाएगा वेदांग। देखिए व्याकरण की भी बात की गई। ठीक है, तो सब पे हम चर्चा करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहली बात कि शिक्षा, शिक्षा के बारे में देखा जाए तो शिक्षा का मतलब क्या है, इसका रिलेशन है फोनेटिक्स से। ठीक है, फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फोनेटिक्स समझिएगा, फोनेटिक्स का मतलब है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण। ठीक है, फोनेटिक्स में क्या आएगा, शिक्षा में क्या बताया जाता है कि किसी भी शब्द का, जो वैदिक शब्द हैं या संस्कृत के उसमें अल्फाबेट है संस्कृत के, ठीक है, उनको कैसे बोला जाए, कितनी देर तक बोला जाए, कहां कितना स्ट्रेस दिया जाए। किसी शब्द को बोलते हैं ना, हम बोलते हैं तमाशा, दंत सा आ गया वहां पे, सही ढंग से नहीं बोला गया। ठीक है, बोलेंगे तमाशा, और हम मॉड्यूलेशन करते हैं वॉइस का, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, कहीं मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। ठीक है, यहां पर आपको फोकस करना है, तो ये मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पर आपको फोकस करना है, इट मींस कि कहीं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, शब्दों को बोलने में कहीं स्ट्रेस देना है, कहीं हल्का बोलना है, कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि रिदमिक लगे। ठीक है, तो वो सब की बात कही जाएगी यहां पे शिक्षा में फोनेटिक्स। मैंने बताया ना कि क्यों रचना की गई, सरल बनाने के लिए। और सरल कैसे बनेगा, तो उसमें ग्रामर का इस्तेमाल कैसे हो गया, व्याकरण का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे उच्चारण किया जाएगा, वो सारी बातें इसमें आएंगी। ठीक है, तो फोनेटिक्स में मेनली उच्चारण है, शब्दों के उच्चारण पे कहां कितना स्ट्रेस दिया जाएगा, अल्फाबेट को, किसी अल्फाबेट का उच्चारण कैसे होगा, उस अल्फाबेट को किस तरह से उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा, ये सब बातें होंगी ये शिक्षा में। और शिक्षा की तुलना जो है, शिक्षा की को कहा गया है, शिक्षा का कंपेयर किया गया है या माना गया है, एक एक शरीर के अंगों से इनकी तुलना की गई है। तो शिक्षा को नोज से, यानी कि नाक से, यानी कि वेदों की नाक क्या है भाई, तो शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया है। ठीक है, शिक्षा को वेदों का नाक कहा गया है, यानी नोज कहा गया है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, मनुष्य के शरीर के अंगों से, ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंगों से ठीक है, देखिए ये हो गया, ये नाक हो गया। मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ बना पाऊं। और यहां पे हमने सिंपल मैंने बना दिया ऐसे, ये पांव हो गया। ठीक है, ये भुजाएं हो गई। तो अगर हम ऐसे देखें तो आप समझ लीजिए, यहीं पर मैं बना के बता रहा हूं। तो नोज, ये नोज जो है, नोज, तो नोज जो है ये शिक्षा से, इससे करता हूं, देखिए ये नोज जो है, ये नोज, तो ये नोज जो है ये है, अलग अलग अंग होंगे। देखिए सबसे यहां होगा, आंखों से भी होगा, आंखों से, मुंह से, भुजाओं से, ठीक है, ये फीट से, पैर से, ठीक है, 1 2 3, और आपको आई, कान से भी होगा। देखिए मैं कान बनाना भूल गया, यहां पे अगर हम देखें तो हम कान भी बना सकते हैं, यहां पे ऐसे हमने ये कान बना दिया। ठीक है ना, समझ लीजिएगा इसको कान। तो ये जो है ऐसे बना देता हूं, ये जो है ये है कान। ठीक है, देखिए मानव शरीर के अंगों से इसका नामकरण किया गया है। तो ये भी कई बार सुमेलित करने के लिए आ जाता है कि किसके लिए, किस वेदांग के लिए कौन से शरीर का अंग
मतलब कौन से शरीर का अंग किस वेदांग को रिप्रेजेंट कर रहा है, का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं। यानी कि अगर नाक से देखा जाए नोज, तो नोज जो है ये शिक्षा को कर रहा है, यहां पे नोज है, ये लिख लीजिएगा, ये है शिक्षा, ठीक है, ये नोज है तो नोज है शिक्षा, शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है नोज, ठीक है। उसी तरह से आईज जो है, तो आईज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको इसको कल्प को मेरे ख्याल से सॉरी, कल्प को तो आर्म्स करेंगे, कल्प को करेंगे आर्म्स, ये है कल्प, और कल्प को कर रहा है क्या, आर्म। भुजा या हाथ, हैंड कह लीजिए या आर्म कह लीजिए, हैंड या आर्म, ये कर रहा है कल्प को, ठीक है। उसके बाद आप देखिए माउथ जो है ये करेगा व्याकरण को, माउथ जो है ये करेगा व्याकरण को, और छंद करेगा इसको, माउथ है, मैं अभी लिख के हटता हूं, माउथ करेगा ग्रामर यानी व्याकरण, ठीक है। उसके बाद फुट, पांव, पांव किसको करेगा, छंद यानी मीटर, देखिए फीट मीटर को यानी छंद को, छंद लिख दीजिए हिंदी में, छंद हो गया। उसके बाद आपको ग्रामर हो गया माउथ, कान, किसी चीज को कान भी करेगा, तो कान करेगा आपको निरुक्त, कान करेगा आपको निरुक्त, कान, कान हमने ये नहीं किया है, ईयर यहां से हम बनाते हैं, ये है, ईयर करेगा किसको रिप्रेजेंट, निरुक्ता, निरुक्त यहां पे है, इसको करेगा। अब रह जाता है आंख, तो बच जाता है क्या, ज्योतिष, आई करेगा किसको, ज्योतिष, यानी कि ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है। देखिए मनुष्य के शरीर के अंगों से वेदांग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेदों के अंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए अब शिक्षा किसको रिप्रेजेंट करता है, आप देख लीजिए नोज को, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझना है, नोज को करेगा शिक्षा, ठीक है, नोज किसके लिए है, शिक्षा के लिए। उसी तरह से हैंड, हाथ या आर्म जो भी कहिए, हैंड, मिट गया, हैंड या हाथ, कल्प को, ये कल्प को करेगा हाथ, ठीक है। उसके बाद फीट को करेगा क्या, छंद, मीटर, अभी मैं सारा समझाऊंगा आपको क्या क्या चीजें होती हैं। हैंड से कल्प, मुंह से यानी माउथ से ग्रामर, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण आप यहां हिंदी में लिख लीजिए या ना भी लिखिएगा, हिंदी में कोई बात नहीं, यहां लिखा हुआ है व्याकरण, ठीक है, ग्रामर। और ईयर से यानी कानों से निरुक्त, देखिए कानों से निरुक्त। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट किस वेदांग को निरुक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कल्प किसको रिप्रेजेंट करता है, व्याकरण किसको करता है, निरुक्त किसको करता है, छंद किसको करता है, ज्योतिष किसको करता है। तो सारा आपके पास है। जो कान है, ईयर है, वो निरुक्त को रिप्रेजेंट करता है,
आई है वो ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है, नाक जो है नोज वो शिक्षा को करता है, हाथ जो है वो कल्प को करता है, ठीक है, पांव या फिट जो है वो छंद या मीटर को करता है, और मुंह जो है वो ग्रामर को करता है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक मनुष्य के शरीर से आपको इसकी तुलना कर दी गई, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया गया यहाँ पर। तो इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ये सुमेलित करने के लिए आ जाएगा एग्जाम में, मतलब मैच करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे शिक्षा देगा, यहाँ पे दे देगा कुछ और आई दे देगा, फिर यहाँ पे नोज बोलेगा। सही मिलान कीजिए, सही मैच कीजिए, शिक्षा किसके लिए है तो जहां नोज होगा आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, इसे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और अब हम इन पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमने देख लिया कि शरीर के किस अंग से किसको प्रदर्शित किया जा रहा है, किसका रिप्रेजेंटेशन, कौन से वेदांग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जा रहा है शरीर के किस अंग से। तो वो मैंने आपको फिगर बना के ही बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स, हमने नोज लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नोज जब नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, मैंने दिखा दिया करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है शिक्षा, हम पहले चर्चा इस पे करते हैं। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का मतलब होता है, मैंने अभी भी बताया, प्रोनाउंसिएशन से, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ व्हाट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक वर्ड्स, ठीक है। जो वेदों में वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं उनका, या मंत्र दिए हुए हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, किन शब्दों पे कितना स्ट्रेस दिया जाए, वो सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। हाँ, कितनी देर तक बोला जाएगा, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होगा, वो सब बातें ये शिक्षा में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात है। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर हम, एक तो ये बात हो गई, यहां पर देखिए अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे, अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, तो यहां पर देखिए स्वान विज्ञान जो है, स्वान विज्ञान इसको कहा जाता है, स्वान विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। स्वान विज्ञान, स्वान विज्ञान, स्वान विज्ञान, स्वर्ण विज्ञान या स्वर्ण विज्ञान ऐसे लिखा जाएगा, स्वर्ण विज्ञान हिंदी, ठीक है। स्वर्ण विज्ञान, तो स्वर्ण विज्ञान का किससे संबंध है, शिक्षा से है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो शिक्षा के लिए जो ओल्डेस्ट, प्राचीनतम जो एक ग्रंथ है या टेक्स्ट है ओल्डेस्ट, उसको कहते हैं गायलम, और किसके द्वारा लिखा गया है, वामज के द्वारा। तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट या ग्रंथ जो कहेंगे ये है गायलम, गायलम ऑफ वामज, ध्यान रखिएगा, वामज का गायलम। अब यहां पे हमें समझना क्या है, फिर से आप देख लीजिए, जो वेदों का जो अंग है, पहला जो है शिक्षा, हाँ वेदांग जो है, लिम्स ऑफ वेदा, वेदास जो है उसमें पहला जो लिंब है वो क्या है, शिक्षा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी के किस पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के, तो नोज को यानी नाक को, हिंदी में नसिका कहें, नाक कहें, या इंग्लिश में नोज कहें, कुछ भी कहें। अब देखिए स्वान विज्ञान भी शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा को स्वान विज्ञान भी कहा गया है, यानी स्वर्ण विज्ञान या स्वान विज्ञान कुछ भी कह दीजिएगा। तो किससे संबंधित है, वेदों के किस पार्ट से संबंधित है, यानी कि वेदों के किस अंग से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे कि स्वान विज्ञान जो है वो शिक्षा से संबंधित है। इसका ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है, हाँ क्या है भाई, तो गायलम, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मैं लिख देता हूं नहीं तो, गायलम किसका है, तो ये वामज का है, ठीक है। गायलम किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो वामज के द्वारा लिखा गया है।
ध्यान दीजिएगा, गायलम ऑफ वामज, ठीक है। तो गायलम मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यह है गायलम, गायलम, ये है श्लोक, ठीक है। तो ये आप इसको समझिएगा। अब सवाल आ जाए कि वेदों की नाक किसे कहा गया, तो शिक्षा को कहा गया। हाँ, विच वेदांगा is called nose of the Veda, then your answer will be शिक्षा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। तो ये मैंने शिक्षा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कल्प पे, ठीक है। तो हम कल्प को देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा हमारे पास स्पेस भी चाहिए लिखने के लिए, इस वजह से मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, शिक्षा के बाद है कल्प, ठीक है। अब कल्प को अगर हम देखें तो कल्प का मतलब है, देखिए क्या, कल्प का मतलब किससे है, रिचुअल्स से है, ठीक है। रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी कि रिचुअल्स कर्मकांड हम कह देंगे। हाँ, कर्मकांड के नियम जो होंगे उसके बारे में यह जानकारी होगी, उसके आचार पे, उसके कंडक्ट पे जानकारी होगी, ठीक है, कल्प में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच पार्ट ऑफ वेदांगा इज कॉल्ड द हैंड ऑफ द वेदास और आर्म्स ऑफ द वेदास। हाँ, वेदों का हाथ किसे कहते हैं, क्योंकि हाथों से ही तो कर्मकांड होगा, ठीक है ना, हाथों से कर्मकांड होगा। तो हाथ यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैंड कह लें और आर्म्स कह लें, भुजा कह लें। अभी मैंने फिगर बना के भी बताया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं इसको समझेंगे। एक तो है इसमें स्रोत सूत्र, ठीक है। कल्प का मतलब है रिचुअल्स, यानी कर्मकांड के नियम जो है, हाँ, उनके बारे में यहां बताया जाएगा, वैदिक कर्मकांडों के, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर वैदिक कर्मकांड में और कुछ गृहस्थों के लिए भी इसमें होंगे, अलग अलग 3 पार्ट हैं। तो बेसिकली कर्मकांड यज्ञ सबके इसमें बताए जाएंगे, यज्ञ के बारे में के नियम क्या हैं, गृहस्थों के लिए क्या है, नॉर्मल क्या है, और बहुत सारी चीजें इसमें बताएंगे, सारे नियम है, सारे रिचुअल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक तो 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, तो इसको कहा गया श्रौत सूत्र। देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको ताकि आपको इंग्लिश में लिखने में, श्रौत सूत्र, एक है श्रौत सूत्र, दूसरा है क्या, दूसरा है गृह सूत्र। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, आप अपने हिसाब से इंग्लिश में कर लीजिएगा, गृह सूत्र, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है वो है आपको धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। यानी अभी क्या बातें समझनी है, कल्प जो है, हाँ, ये वेदों का एक दूसरा अंग है, लिंब ऑफ वेदास में हम देखेंगे कल्प जो है एक दूसरा अंग है। हाँ, और कल्प को 3 पार्ट में बांटा गया। इसको पहला पार्ट है, पहला हिस्सा श्रौत सूत्र, फिर गृह सूत्र, फिर धर्म सूत्र, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इन तीनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, श्रौत सूत्र को लिखूंगा, फिर गृह सूत्र को लिखूंगा, फिर धर्म सूत्र को लिखूंगा। तो श्रौत सूत्र को पहले समझ लेते हैं, यहां पर हमारे पास स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है श्रौत सूत्र, ठीक है, श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, श्रौत पहला, ठीक है। तो श्रौत सूत्र के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो श्रौत सूत्र में सबसे पहले इसमें क्या है भाई, तो इसमें यजना के बारे में है, ठीक है। यजन यानी यज्ञ क्या है,
यजना, यज्ञ से संबंधित इसमें जानकारी है। ठीक है, यजना यानी यज्ञ से संबंधित इसमें जानकारी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं शिक्षा के बारे में बता रहा था, तो वहां पे मैंने स्वान विज्ञान बताया था। स्वान विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वान विज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। अब यहां पर हमने देखा यजना, यज्ञ की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें यजना में एक बात और है कि आपको स्रोत सूत्र में यजना की चर्चा कैसे अभी मैं बताता हूं। स्रोत सूत्र का एक पार्ट है शुल्ब सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। शुल्ब सूत्र यानी कि शुल्ब सूत्र एक हिस्सा है इसका, स्रोत सूत्र का। कई बार क्या कहेगा कि स्रोत सूत्र ऑब्लिक शुल्ब, स्रोत सूत्र ऑब्लिक शुल्ब सूत्र, यानी इसे स्रोत सूत्र कहिए या शुल्ब सूत्र कहिए, लेकिन शुल्ब जो है, शुल्ब सूत्र जो है वो स्रोत सूत्र का एक हिस्सा है। और शुल्ब का मतलब होता है नापने की डोरी, थ्रेड फॉर मेजरमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर शुल्ब सूत्र में जो है वो कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं शुल्ब सूत्र में, समझिएगा। तो एक तो इसमें यज्ञ के नियम कानून के बारे में जानकारी है। ठीक है ना, क्या है, यज्ञ वेदी के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, यज्ञ की वेदी के बारे में, यज्ञ के नियम कानून के बारे में। कहा हमने कर्मकांड लिखा है, देखिए यहां पे कर्मकांड लिखा है। ठीक है, तो यहां पर यज्ञ से संबंधित है। तो शुल्ब सूत्र में क्या जानकारी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्यों भी मैं बता रहा हूं। एक तो यज्ञ वेदी बनाने की विधि, इसमें क्या है, हाउ टू मेक यजना वेदी। यजना वेदी को आप कह सकते हैं सेक्रिफिशियल अल्टार। हाँ, अगर हम यजना वेदी को इंग्लिश में कहें वेदी, वेदी, ठीक है, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी। ठीक है, हाउ टू मेक यजना वेदी, यानी कि यज्ञ वेदी को बनाने की विधि की बात शुल्ब सूत्र में कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, और पीसीएस में कई बार आ भी चुका है ये। ठीक है, अन्य एग्जाम में भी शुल्ब सूत्र को लेकर सवाल बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कहां पे है, क्या है शुल्ब सूत्र? शुल्ब सूत्र एक हिस्सा है किसका, स्रोत सूत्र का। कई बार स्रोत सूत्र को शुल्ब सूत्र के नाम से ही जाना जाता है, कई जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्रोत सूत्र में है क्या, यजना या यज्ञ संबंधी जानकारी है। अब इसका जो पार्ट है शुल्ब सूत्र, उसमें क्या है, एक तो है हाउ टू मेक यजना वेदी। ठीक है, यज्ञ वेदी को कैसे बनाया जाए, और चूंकि शुल्ब का मतलब क्या होता है, नापने की डोरी, थ्रेड टू मेजर। ठीक है, तो यही से आपको, ठीक है, अब अगर वेदी बनेगी तो उसकी लंबाई होगी, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, डेप्थ होगा, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होगा ना, यज्ञ की वेदी बनेगी तो। हाँ, और इसी डोरी से जो शुल्ब इस कल्पना की गई, इस डोरी से ही उसको मापा जाएगा, यानी यहीं से रेखा गणित, यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का ओरिजिन यहीं से माना गया। तो अब आप पे ये सवाल बनता है कि भाई कौन सा ऐसा वेदांग है जिसको माना जाता है कि उसका संबंध रेखा गणित से है या ज्योमेट्री से है। तो स्रोत सूत्र है, और स्रोत सूत्र में कहां जानकारी है, शुल्ब सूत्र से है, तो ये आपको आ सकता है। एक चीज और, स्रोत सूत्र के जो प्रणेता हैं या रचनाकार हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा,
क्रिएटर कहिए, प्रणेता कहिए, क्रिएटर, आप इसको प्रणेता, रचनाकार, जो भी करिए, मैं यहां लिख देता हूं सीधे। स्रोत सूत्र का कौन है? बौधायन। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में तो नाम आप लिख ही लेंगे, बौधायन। तो बौधायन जो है ये प्रणेता है, ठीक है, या प्रणेता कहिए या रचनाकार कहिए, किसके? स्रोत सूत्र के। और स्रोत सूत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा, स्रोत सूत्र जो है ये प्राचीनतम, इन तीनों सूत्रों में, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और किसमें? धर्म सूत्र। अभी 3 सूत्र बताया, कल्प के 3 पार्ट हैं, स्रोत सूत्र जिसको हमने अभी पढ़ा है, गृह सूत्र अभी पढ़ेंगे, और अभी पढ़ेंगे हम धर्म सूत्र को। तो ये 3 पार्ट हैं, उसमें ये प्राचीनतम है। तो ये स्रोत सूत्र जो है यहां पे लिख देता हूं, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यानी कि प्राचीनतम, ठीक है। ये आप यहां नोट्स में अपने बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहां पर? जो इंपॉर्टेंट है, स्रोत सूत्र के प्रणेता या रचनाकार बौधायन, इंग्लिश में लिख लीजिएगा नाम। तीनों सूत्रों में कल्प के 3 सूत्र हैं, 3 हिस्से हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो उसमें ये प्राचीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस बारे में जानकारी है स्रोत सूत्र में? तो यज्ञ के बारे में, यज्ञ से संबंधित जानकारी है। पूरा कल्प में क्या है? रिचुअल्स, कर्म कांड के नियम है यहां पर, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करता है कल्प? बॉडी के किस पार्ट को? ह्यूमन बॉडी के, तो हैंड या आर्म्स को, ठीक है। यानी कि वेदों का हाथ किस वेदांत को कहा गया, या भुजा किस वेदांत को कहा गया? तो कल्प को कहा गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। स्रोत सूत्र का एक हिस्सा है सुल्ब सूत्र। सुल्ब का मतलब ही होता है क्या? नापने की डोरी, हाँ, थ्रेड फॉर मेजरमेंट या रोप फॉर मेजरमेंट भी कह सकते हैं, रस्सी जो होती है, सुल्ब। अब सुल्ब सूत्र में क्या जानकारी है? यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, हाउ टू मेक यजना वेदी, यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, यानी इसकी विधि बताई गई है। और चूंकि यज्ञ की वेदी बनेगी तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, हाँ, और गहराई होगी। तो एक तरह से उसी डोरी से मेजरमेंट करके उस वेदी का निर्माण किया जाएगा। तो एक तरह से कहा गया कि रेखा गणित, चूंकि लंबाई, चौड़ाई और गहराई है, तो रेखा गणित का ओरिजिन शुल्ब सूत्र ही है। तो कौन सा ऐसा वेदांग है जिसका संबंध रेखा गणित या ज्योमेट्री से है? तो स्रोत सूत्र, और स्रोत सूत्र के किस पार्ट से है? शुल्ब सूत्र से है। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। शुल्ब सूत्र को रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शुल्ब सूत्र जो है देख लीजिएगा, शुल्ब सूत्र याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई रखिएगा इसको, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमने सब कुछ देख लिया। बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कल्प? तो हाथ को, ठीक है। तो ये हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। यूपीएससी के लिए देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां लिख लीजिए, यूपीएससी में ये सवाल बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस में भी बन सकता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे कहां पे? व्याकरण पे, ठीक है। तो व्याकरण की अगर हम बात करें, इसको मैं मिटा देता हूं। ओ सॉरी, व्याकरण कहां पढ़ेंगे? अभी तो हम कल्प में ही हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? कल्प का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, गृह सूत्र, ठीक है। इसी का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अभी, गृह सूत्र। चलिए, कल्प का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, गृह सूत्र। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि
मुझे लगा मैंने इसे खत्म कर लिया। अभी हम इसमें पढ़ेंगे, एक पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं गृह सूत्र। हमने स्रोत सूत्र पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम गृह सूत्र, कल का दूसरा पार्ट। तो देखिए गृह सूत्र जो है, तो गृह सूत्र जो है ये देखिए स्रोत सूत्र जो था वो वैदिक कर्मकांड की बात करेगा, ये दैनिक कर्मकांड की बात करेगा, यानी हाउस होल्डर्स के लिए। गृह कर्मकांड यज्ञ यहां पे है, ये हाउस होल्डर यानी गृहस्थ के लिए, हाउस होल्डर के लिए हो जाएगा, यानी घरेलू लोगों के लिए हो जाएगा जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। और हाउस होल्डर के लिए ये करेगा यज्ञ के नियमों की बात, कर्म कांड की बात, यानी कि यहां पे ये कर्म कांडा यजना इसकी बात करेगा, गृहस्थ के लिए है ये। इसमें क्या बातें हैं भाई, एक तो ये है ही, उसके अलावा इसमें चूंकि हाउस होल्डर के लिए है तो एक बात देखिए क्या है, गृह सूत्र हाउस होल्डर के लिए कर्मकांड और योजना की बात करेगा। इसके अलावा गृह सूत्र क्या बात करेगा, गृह सूत्र बात करेगा किसकी, 16 संस्कारों की, संस्कारा, कहीं कहीं एन की जगह आपको एम भी लिख देता है, मैं एन ही लिखता हूं इसलिए मैंने संस्कारा भी लिखा जाता है, संस्कार। 16 संस्कारों की बात करेगा। 16 संस्कार यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक में 16 संस्कार होते हैं। मैंने बताया था ना वैदिक पीरियड जब पढ़ा रहा था तो अंतिम में मैंने बताया था कि हम 16 संस्कारों की बात करेंगे और हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करेंगे। 8 तरह के विवाह थे, ठीक है, जो कि हमने बताया था कि जब हम सूत्र काल में आएंगे तब हम उसे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में नहीं होगा, यहाँ तुम्हें बता दूंगा सिर्फ कि यहाँ पे 16 संस्कार और इसकी बात की गई है गृह सूत्र में, हाँ, और 8 प्रकार के मैरिज के, हाँ, 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है, जिसमें आपको बताऊं कि 4 विवाह जो हैं प्रशंसनीय है, 4 विवाह निंदनीय है, यानी अप्रूवल जिनको मिला है, मान्यता प्राप्त है, वो 4 विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, इस तरह से है, ठीक है। और आपको आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 जो हैं इनको अप्रूवल मिला था समाज से, और मतलब वैदिक समाज से। और बाद में जो है असुर विवाह, हाँ, पैशाच विवाह, 4 ऐसे हैं, राक्षस विवाह, इस तरह से करके तो टोटल 8 हैं। तो ये जो है असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये सब जो है अप्रूव्ड नहीं थे, ठीक है, तो इनको निंदनीय कहा गया है। और बाकी 4 को आदर्श विवाह का की संज्ञा दी गई है। तो वो हम 16 संस्कार जो है ना, तो 16 संस्कार पे हम अलग से वीडियो करेंगे इस पे, और उपवेद हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। चूंकि अभी हम वेदांत की बात करें तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 16 संस्कार और 8 विवाहों की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं भाई गृह सूत्र में। तो गृह सूत्र किसके लिए है, गृहस्थ के लिए है, मैंने हाउस होल्डर लिख दिया है। इसमें बेसिकली गृह के लिए है तो दैनिक कर्मकांड की बात होगी, दैनिक यज्ञ की बात होगी, तो यहां पर कर्मकांड की बात होगी। और यजना यानी यज्ञ हिंदी में मैं लिख देता हूं, यजना है। कई लोग यजना जो शब्द आता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 16 संस्कार की बात है, जहां पे हमने बताया था कि 16 संस्कार जो है जन्म से लेकर गर्भाधान होगा, हाँ, उसमें बहुत सारे संस्कार है, मैं बताऊंगा सीक्वेंस वाइज। गर्भाधान है, चूड़ाकर्म है, हाँ, तो अनुप्राशन है, अन्नप्राशन है, इस तरह से पुंसवन है, सीमंतोनयन है, लास्ट में जाके अंत्येष्टि है मृत्यु के बाद। तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो 16 संस्कारों को अलग वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम 8 मैरिजेस को भी देखेंगे और उपवेद को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं वेदांग के बारे में। इस पर एक अलग से कल में जो गृह सूत्र है उसमें 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह की बात हम एक वीडियो में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये गृह सूत्र की बात होगी, ठीक है। हमने गृह सूत्र कर लिया, इसके पहले हमने स्रोत सूत्र समझ लिया। अब हम आते हैं कौन सा, धर्म सूत्र, इसे भी देखते हैं धर्म सूत्र को।
जो हमारा है वो है धर्म सूत्र। देखिएगा, धर्म सूत्र, ठीक है। तो धर्म सूत्र को देखिए, धर्म सूत्र क्या है भाई? तो धर्म सूत्र, अच्छा एक चीज और, आप स्रोत सूत्र में आप लिख लीजिएगा, स्रोत सूत्र के जो प्रणेता हैं, स्रोत सूत्र लिख लीजिए यहां पर, स्रोत सूत्र, सॉरी स्रोत सूत्र का अभी जो हमने क्या पढ़ा, गृह सूत्र। स्रोत सूत्र के थे बौधायन, गृह सूत्र के प्रणेता या क्रिएटर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे अश्वलायन। आश्वलायन या अश्वलायन, ये हिंदी में ही मैं लिख रहा हूं, आश्वलायन या अश्वलायन, चलिए आश्वलायन, आश्वलायन, ठीक है ना। तो आपको इसे मिलाने के लिए दे सकता है, ठीक है। स्रोत सूत्र के प्रणेता या रचनाकार तो बौधायन, आश्वलायन किसके हैं, तो गृह सूत्र के। वैसे ही यहां आएंगे तो यहां पे आपको आपस्तंभ, ठीक है ना, अभी हम लिख रहे हैं, तो अश्वलायन है, गृह सूत्र के कौन है, आश्वलायन है, स्रोत सूत्र के कौन थे, बौधायन थे। अब हम आते हैं धर्म सूत्र पे। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र का के जो प्रणेता है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूं, वो कौन है, ये है प्रणेता अभी मैंने बताया था आपस्तंभ, सॉरी आपस्तंभ, ध्यान रखिएगा, इसके प्रणेता हैं धर्म सूत्र के आपस्तंभ। स्रोत सूत्र सबसे पहले पढ़ा, उसके प्रणेता या रचनाकार बौधायन, गृह सूत्र जो दूसरा है उसके प्रणेता या रचनाकार आश्वलायन, और धर्म सूत्र के आपस्तंभ, इसको इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, स्पेलिंग तो यही होगा, खाली आपको अल्फाबेट में कर लेना है, ठीक है। और धर्म सूत्र के आपस्तंभ, कई बार ये आपको ऑप्शन बना के या मिलान करने के लिए दे सकता है, ठीक है, मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए। चलिए अब देखते हैं धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र तो है, आपस्तंभ है धर्म सूत्र के प्रणेता या रचनाकार, ठीक है। और इसमें बात क्या कही गई है धर्म सूत्र में, ध्यान दीजिएगा, धर्म सूत्र में ड्यूटीज की बात कही गई है, कर्तव्यों की बात कही गई है। कैसा कर्तव्य, मनुष्य के सोशल, ठीक है, सोशल के बाद थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, सोशल कर्तव्य, सोशल ड्यूटी, ठीक है, धार्मिक रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमी से संबंधित ड्यूटी। तो कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है, और सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य और आर्थिक कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। मतलब समाज के प्रति किसी व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हाँ, धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, हाँ, किस तरह से आर्थिक गतिविधियों के प्रति उसका कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सब चीजें धर्म सूत्र में बताया गया है। और अगर धर्म सूत्र की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें होगी, ठीक है, धर्म सूत्र में, इसमें कुछ सूत्र हैं धर्म सूत्र में। गौतम का धर्म सूत्र है, ठीक है, और आपको वशिष्ठ का है धर्म सूत्र, संखायन क्या है, तो कुछ धर्म सूत्र हैं जैसे गौतम का धर्म सूत्र है, ठीक है। उसके अलावा आपको वशिष्ठ का धर्म सूत्र है, ठीक है। उसके बाद आपको सांख्यायन का धर्म सूत्र है, ठीक है। इसमें जो वशिष्ठ का धर्म सूत्र है, देखिएगा, ये जो वशिष्ठ का धर्म सूत्र है, ठीक है, वशिष्ठ का जो धर्म सूत्र है, इसमें आप देखिए, इसमें चर्चा की गई है स्त्री की परतंत्रता का,
ठीक है ना, डिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं। तो एक होता है वर्ड स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, परतंत्र, डिपेंडेंट, ठीक है ना, मतलब जो स्वतंत्र नहीं है। तो यहां पे मैं हिंदी में ही लिखता हूं, आप खुद लिख लीजिएगा। स्त्री की परतंत्रता की चर्चा है, परतंत्रता, स्त्री की परतंत्रता की चर्चा वशिष्ठ के धर्मसूत्र में है, ये ध्यान दीजिएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी ऑफ वेमेन, ठीक है, परतंत्रता मतलब देखिए एक तरह से जब स्त्री जन्म लेती है, एक लड़की जन्म लेती है तो शुरू से माता पिता के कंट्रोल में रहती है, फिर शादी विवाह होता है तो वो हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है। इस बात की चर्चा इसमें है वशिष्ठ के, कहां पे, वशिष्ठ के धर्मसूत्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने देखा क्या, कल्प के 3 पार्ट। पहला हमने देखा स्रोत सूत्र, वो भी यज्ञ से संबंधी है, पूरा ही रिचुअल से संबंधित है जो कल्प है, ठीक है। कल्प का जो संबंध है वो कर्मकांड से, रिचुअल से, नियम बताए गए हैं। और कल्प ह्यूमन बॉडी के हैंड को या आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्मकांड तो हाथों से ही होगा, ठीक है। पहला पार्ट कल्प का स्रोत सूत्र मैंने बताया था, ठीक है, जिसके प्रणेता कौन थे या क्रिएटर कौन थे, वो बौधायन है, थे नहीं, मैं है ही बोलूंगा, ठीक है, बौधायन। गृह सूत्र के कौन थे, आश्वलायन, ठीक है। और धर्म सूत्र के आपस्तंभ, ये ध्यान रखना है, धर्म सूत्र के लिए आपस्तंभ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे धर्म सूत्र में है क्या, कुछ कर्तव्यों की बात की गई है। कैसा कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, सोशल ड्यूटी, रिलीजियस कर्तव्य, धार्मिक ड्यूटी, और ड्यूटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी, आर्थिक कर्तव्य की बात की गई है। कुछ धर्म सूत्र हैं प्रमुख, जैसे गौतम के धर्म सूत्र, गौतम, वशिष्ठ, सांख्यायन। वशिष्ठ के धर्म सूत्र में स्त्री की स्वतंत्रता की चर्चा है, डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन की चर्चा है। तो कभी आ जाए कि स्त्री के स्वतंत्रता की चर्चा या रेफरेंस ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन, हाँ, ये कहां है, धर्मसूत्र के कौन से धर्मसूत्र में है, तो आप कहेंगे वशिष्ठ के धर्मसूत्र में इसकी चर्चा है। तो ये हमने पूरा, अब जाकर हमने कल्प वाले पार्ट को खत्म कर लिया, वेदांगा का जो कल्प पार्ट है, हाँ, उसे हमने खत्म कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे व्याकरण की, यानी ग्रामर की। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इसे रिप्रेजेंट करता है व्याकरण को। व्याकरण क्या है, ठीक है ना, व्याकरण आप समझते हैं जिसमें नाम की चर्चा होती है, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत सारी चीजें व्याकरण में मिलती है आपको। ग्रामर का मतलब वही है जो आज हम अंग्रेजी के लिए पढ़ते हैं, हिंदी के लिए पढ़ते हैं, या किसी अन्य भाषा के लिए पढ़ते हैं। तो ग्रामर, अगर ग्रामर की समझ बूझ नहीं है तो वेदों को कैसे समझा जाएगा। तो इसीलिए ग्रामर की बात की गई, हाँ, व्याकरण की बात की गई, क्योंकि शब्द में अभी भी हम पढ़ते हैं ना भाई, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो भाई हम अगर हम कहते हैं ना कहीं नाम हो, ही हो, शी हो, तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं, हाँ, ग्रामर की जानकारी नहीं होगी। अगर हम कहते हैं भाई, अगर हम कहेंगे कि वो खा रहा है, अगर रहा है जैसा कोई सेंटेंस आए तो हम ही इज ईटिंग, आईएनजी लगाएंगे, तो ये ग्रामर की बात होती है। हाँ, इसी तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग प्रत्यय की भी बात की जाती है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो ग्रामर से पता चलेंगी, और ग्रामर की जानकारी के बगैर वेदों को समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका ग्रामर भी तो क्लिष्ट होगा। तो अगर उसको सरल कैसे बनाया जाएगा, व्याकरण के नॉलेज से, ठीक है, ग्रामर के नॉलेज से सरल बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो व्याकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो बॉडी पार्ट वो कौन सा है, माउथ, यानी कि मुंह, ठीक है, ये जो है व्याकरण को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए व्याकरण के लिए समझिएगा,
एक थे 3 व्याकरण मुख्यतः लिखे गए। एक लिखा पाणिनि ने, पाणिनि, इंग्लिश में लिखता है इसे पाणिनि, पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने लिखा अष्टधाई। व्याकरण का नाम क्या था? अष्टाधाई। कहीं कहीं वाई से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, अष्टधाई इसे ऐसे लिखेंगे, अष्टधाई, ठीक है। तो पाणिनि का एक व्याकरण था, व्याकरण की किताब है अष्टधाई। उसके बाद पाणिनि के बाद कौन है? पाणिनि के बाद है पतंजलि का भी एक है, इन्होंने लिखा है महाभाष्य। पतंजलि, तो इन्होंने लिखा कौन सा? महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य लिखा मैंने। किसका है ये? ग्रामर या व्याकरण? तो पतंजलि का। फिर तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा है कात्यायन का वर्तिका। कात्यायन, वर्तिका, वर्तिका, ठीक है। कात्यायन की वर्तिका। 3 ग्रामर की बात की गई, ठीक है। अष्टधाई किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। और वर्तिका किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा। तो इन तीनों का पहले तो याद रखिए कि किसने कौन सा ग्रामर लिखा। तो पाणिनि ने लिखा अष्टधाई, हाँ, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य और कात्यायन ने लिखा वर्तिका, ठीक है। और इन तीनों को कहा गया, ध्यान रखिएगा, इन तीनों को कहा गया पाणिनि प्लस पतंजलि प्लस कात्यायन, इनको कहा गया क्या? पतंजलि ये प्लस, ठीक है, ये प्लस कात्यायन, इनको कहा गया मुनित्रयी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुनित्रयी, मुनित्रयी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखिए आप कि क्या ये जो है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि व्याकरण हमने देखा, जो वेदांत का तीसरा हिस्सा है, हाँ, व्याकरण, ठीक है। यहां पर तो व्याकरण 3 है, एक तो पाणिनि का अष्टधाई, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वर्तिका। हाँ, इन अगर मुनित्रय की बात की जाएगी तो इसमें ये 3 लोग आएंगे, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो इससे भी सवाल कई बार बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और वेद कौन सा वेदांग जो है उसे वेदों का मुंह कहा गया है, हाँ, विच पार्ट ऑफ वेदांगा इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द वेदास, तो आप कहेंगे व्याकरण को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, माउथ ऑफ द वेदास व्याकरण को कहा गया। पाणिनि को याद रखेंगे, इनकी किताब अष्टधाई को याद रखेंगे, पतंजलि को याद रखेंगे,
इनकी किताब महाभाष्य को याद रखेंगे, कात्यायन को याद रखेंगे, इनकी किताब वर्तिका को याद रखेंगे, और इन तीनों ऋषियों को कहा गया है मुनित्रय, पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन को कहा गया है मुनित्रय। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने व्याकरण को भी खत्म किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निरुक्त की। तो निरुक्त का जो संबंध है वो है वैदिक शब्दों की उत्पत्ति से, ओरिजिन ऑफ द वैदिक वर्ड्स, ठीक है ना। इसका संबंध जो है किससे है, ओरिजिन ऑफ वैदिक वर्ड्स, यानी वैदिक शब्दों की उत्पत्ति से इसका संबंध है, ठीक है। इसी के बारे में, हाँ, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई किसी शब्द की, उसका ओरिजिन क्या है, तो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और व्याख्या अगर नहीं कर सकते तो फिर वेदों को समझेंगे कैसे। जैसे हम बताते हैं वेद जो है वो विद धातु से बना हुआ है। विद का मतलब है नॉलेज, हाँ, जानकारी। तभी तो हम समझ पाते हैं कि वेदों का मतलब होता है, वेदों का संबंध जानकारी से। तो इसीलिए ओरिजिन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो निरुक्त का संबंध ओरिजिन से है, और इसके लिए एक खास शब्द बना हुआ है, व्युत्पत्ति शास्त्र, शास्त्र। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोले तो एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति शास्त्र का संबंध किससे है, निरुक्त से है, ठीक है। अब देखिए निरुक्त से संबंधित जो हम देखें, अगर ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो है कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि का, और इससे इसका नाम है निघंटु। निघंटु, निघंटु, ठीक है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है निघंटु। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित या एटिमोलॉजी से संबंधित या निरुक्त से संबंधित। यहां पे निरुक्त से संबंधित जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट यानी प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो कश्यप मुनि का है, कश्यप ऋषि का है, निघंटु, ठीक है। निघंटु, निघंटु, ये आपको ध्यान रखना है, निघंटु। और जो मोस्ट पॉपुलर है, ये तो प्राचीनतम हो गया, निरुक्त से संबंधित जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हो गया, और मोस्ट पॉपुलर जो है वो निरुक्त है यास्क का, ठीक है। ये हो गया, एक तो ये हो गया, और मोस्ट पॉपुलर ओल्डेस्ट हो गया, और मोस्ट पॉपुलर जो हो गया ओल्डेस्ट टेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट जो है, हाँ, वो है यास्क का निरुक्त। निरुक्त जो है यास्क का लिखा हुआ है, यास्क, और यास्क का है निरुक्त। यानी यास्क के निरुक्त को अगर कहें तो ये मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा गया कि इसी को एक्सप्लेन किया है निघंटु जो है ना, यास्क ने क्या किया है, यास्क ने कश्यप मुनि या कश्यप ऋषि का जो निघंटु है, हाँ, निरुक्त से संबंधित जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, उसी को यास्क ने उसकी व्याख्या की है, ठीक है, निरुक्ता में, ठीक है। बेसिकली ये क्लिष्ट वर्ड है जो कश्यप ऋषि ने उठाया निघंटु में, संस्कृत के क्लिष्ट वर्डों को, हाँ, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को उठाया था, उसका कलेक्शन था। इसी की व्याख्या यास्क ने निरुक्त में कर दी है। तो मोस्ट पॉपुलर आपको, क्योंकि आसान बना दिया गया ना, तो मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा चर्चित या लोकप्रिय निरुक्त हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और निरुक्त का संबंध बॉडी के किस पार्ट से है भाई, तो निरुक्त का संबंध है बॉडी के
कौन से पार्ट से? तो ईयर यानी कि कान से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है आपको एटिमोलॉजी जो वर्ड है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए पूछ सकता है कई बार, ठीक है, कई एग्जाम में मतलब पूछ चुका है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या समझना है। निरुक्त का संबंध बॉडी के किस पार्ट से है? तो कान से है, ठीक है। निरुक्त का संबंध क्या है? ओरिजिन ऑफ वैदिक वर्ड से, हाँ, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति को लेकर है इसका संबंध, ठीक है। व्युत्पत्ति शास्त्र इसके लिए एक शब्द आता है, एटिमोलॉजी इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर हम निरुक्त की बात करें तो इससे संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है, वो कश्यप ऋषि का निघंटु, याद रखिएगा, निघंटु, 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 मैं बार बार बोल रहा हूं, निघंटु, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट जो है यास्क का निरुक्त, तो यास्क का निरुक्त कई बार मिलाने के लिए आ जाएगा, दे देगा कुछ मिलान करने के लिए कहीं पे, तो या ऑप्शन भी बना के दे सकता है। तो कश्यप ऋषि के लिए क्या आएगा? निघंटु, कश्यप के लिए आएगा निघंटु, और यास्क के लिए आएगा निरुक्त। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट छंद पे, ठीक है, इसे समझ लेते हैं, फिर हम ज्योतिष तो आप समझते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है, लगभग हमारा टॉपिक खत्म है, थोड़ा सा और है, तो इसे हम समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं हम छंद को। देखिए छंद होता क्या है? छंद, पहले तो छंद को किससे तुलना की गई है? बॉडी के किस पार्ट को से छंद की? तो कहते हैं पैरों से, ठीक है, फीट से, पैर, यानी कि which Vedanga is called the feet of the Vedas, then your answer will be what? Your answer will be छंद। और छंद आप देखते होंगे स्टेंजा होता है, आप दोहा पढ़ेंगे, गजलें पढ़ेंगे, इवन फिल्मी गाना सुनेंगे, तो आजकल तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि कविता दो तरह की होती है। कविता एक होती है छंद मुक्त, एक होता है छंद युक्त, हाँ, एक छंदों में की जाती है। तो छंदों में हो जाता है जिसको जिसकी रचना की जाती है ना, वो गेता होती है, उसको हम गाने में बड़ी आसानी से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छंदों के नाम भी अलग अलग हैं। तो छंद का संबंध, चूंकि श्लोक जो है वो छंदों में होंगे, ठीक है। आप देखिएगा हनुमान चालीसा भी छंद में है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे रामायण और महाभारत के भी श्लोक जो है वो छंदों में। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो छंद जो है कविता में एक प्रवाह देती है और गेयता देती है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, आप समझ लीजिए, देखिए छंद, आप उर्दू की गजलें पढ़ें, हिंदी की कविताएं पढ़ें, हिंदी की कविता में आप दोहे पढ़ें, हाँ, दो सब कविता का ही पार्ट है, गीत देखें, तो आप देखेंगे कि उनमें एक प्रवाह है, गाने में उनको मजा आता है। जैसे छंद के अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं आपको, उसके बाद बताता हूं छंद के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है काफी, बहुत ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो तो चूंकि देखिए मुझे जानकारी इसलिए कि मैं पोएट भी हूं, हाँ, मैं शायर भी हूं, कविताएं भी लिखता हूं, कवि सम्मेलनों में भी जाता हूं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ठीक ठाक आइडिया है इसका। तो देखिए छंद का को तो पहले कहा गया, एक तो पैर से इसकी तुलना की गई है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो अंग है पैर, एक पार्ट है, उससे ये छंद को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एक दूसरा नाम छंद का जो है, अदर नेम, अगर कहा जाए कि दूसरा नाम क्या है, हाँ, या छंद का दूसरा नाम क्या है, मतलब तो आप कहेंगे चतुष्पदी पद। देखिए मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, चतुष्पदी पद, यानी चतुष्पदी पद किसे कहते हैं? तो छंदों को कहते हैं, ठीक है। और फेमस क्या है छंदों में? पिंगल का छंद शास्त्र है, एक छंद शास्त्र है, पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा है, ठीक है। तो छंद शास्त्र किसका है? ये छंद शास्त्र, राइटर कौन है? राइटर, ध्यान दीजिएगा, तो छंद शास्त्र का राइटर जो है वो है पिंगल, पिंगल,
इसमें बस इतना ही जानना है आपको कि छंद जो है उसका दूसरा नाम चतुष्पदी पद है। छंद शास्त्र जो बहुत फेमस है, इसको लिखिएगा, छंद शास्त्र जो है, पिंगल का छंद शास्त्र, ये बहुत फेमस है। फेमस जो है वो फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। तो किसका है भाई? पिंगल का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी बता भी देता हूं आपको, बहुत मजा आएगा इसको सुन के। देखिए, पिंगल का छंद शास्त्र है। ठीक है, पिंगल का छंद शास्त्र लिखा किसने है? पिंगल ने। ठीक है, और छंदों का दूसरा नाम क्या है? तो चतुष्पदी पद। ठीक है, तो चतुष्पदी किसे कहा जाता है? तो छंदों को कहा जाता है चतुष्पदी पद। अब देखिए, मैं भी बता रहा था कि कविताएं जो होती हैं वो अलग अलग फॉर्मेट है कविताओं के। ठीक है, श्लोक है, श्लोक अलग होता है, दोहा होता है। ठीक है, दोहे होते हैं, कबीर रहीम के आपने दोहे पढ़े होंगे, गजलें होती हैं, फिल्मी गीत भी होते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें गेता है और जिसमें प्रवाह है वो बिना छंदों के नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, कुछ छंद मुक्त कविताएं भी होती हैं, लेकिन उनमें हालांकि प्रवाह उनमें भी होता है, लेकिन गेता वाला प्रवाह जो है वो किसमें होगा? जो छंद युक्त होगा, जो छंदों में होगा। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए, छंद तो बहुत है, लेकिन कोई भी कवि हो या पोएट हो, कुछ ही छंदों पे वो कमांड कर पाता है। तो छंद, हिंदी में भी छंद होते हैं और उर्दू के छंदों को कहा जाता है बहर। बहर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जानना नहीं है, बस इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। मीटर होता है, एक मापन होता है, एक विशेष मेजरमेंट के तौर पर जब गीतों को या गजलों को लिखा जाता है, एक विशेष मेजरमेंट में बांधकर। ठीक है, नियम कायदे का, छंद क्या होता है? नियम कायदे कानून में बांध देना। किसको? आप जिन बातों को कविता के फॉर्मेट में कहना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हिंदी का एक छंद होता है विधाता। विधाता, समझिएगा इसको, विधाता। और छंद तभी बनते हैं जब मात्राओं का ज्ञान हो। मात्रा, कोई भी शब्द जो होता है, जो लेटर होता है हिंदी का, वो या तो एक मात्रा का होता है, दो मात्रा का होता है। मात्रा का मतलब एक मात्रा का होगा या दो मात्रा का होगा। ये आवाज है, ये आवाज छोटी होगी यानी छोटे ड्यूरेशन की होगी, दो जो होगी वो बड़े ड्यूरेशन की होगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं क, तो ये एक मात्रा की होगी। क, अगर किसी चीज में हम छोटी मात्रा लगा दिए तो ये भी एक ड्यूरेशन की होगी। अगर किसी में ऐसे लिख दिए प्र, प्रभु में प्र, ये जो है एक मात्रा की। अगर किसी को हम का कह दिए, में कह दिए, ठीक है, ठीक है, की कह दिए, तो की का जो है दो मात्रा होगा। ठीक है ना, गा कह दिए, तो इसी से बनता है, मात्राओं से बनेगा छंद। तो जैसे विधाता छंद जो है, ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा, कुमार विश्वास जो इतने बड़े पोएट हैं, हाँ, वो आपने उनका गाना सुना होगा, वो मुक्तक सुना होगा। उस मुक्तक में देखिए वो विधाता छंद पे है। ठीक है ना, और यही विधाता छंद लगभग बराबर है। एक छंद आता है, बहर आती है उर्दू की, मुफाइलुन मुफाइलुन विफाइलुन मुफाइलुन। विधाता है ना, देखिए विधाता, और उर्दू में विधाता को कहते हैं, एक छंद है बहर जिसको कहते हैं मफाइलुन 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 मफाइलुन। तो ये ऐसे बनता है 1 2 2, यानी दो मात्रा का यहाँ पे लेटर होगा, यहाँ पे एक मात्रा होगा। 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मात्राओं की बात है। तो कई बार क्या होता है, मैंने कहा कि छोटी आवाज एक मात्रा की, बड़ी आवाज दो मात्रा की होती है। इन्हीं से कोई भी छंद बनता है। अब मैं कुमार विश्वास गाते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब देखिए ये विधाता छंद पे है, या उर्दू के मफाइलुन छंद से मिलता जुलता है। अब कोई, हालांकि को जो है ये दो वर्ड का बहुत स्टडी है इसमें, आपको उतना नहीं जाना। को जो है वो तो आपको दो मात्रा की होगी, लेकिन कई बार उसे हल्का बोलते हैं। अगर को बड़ी मात्रा वाले लेटर को भी अगर हल्का बोल दिया जाए कम ड्यूरेशन के लिए, तो वो एक मात्रा की हो जाती है। तो यहां कोई जो है इसको वो कुई बोल रहे हैं, कुई, तो ये कुई बोल के इसको कह दे रहे हैं वो एक मात्रा की। तो देखिए
कोई ई जो है बड़ी मात्रा की, दी जो है बड़ी मात्रा की हो गई, वा बड़ी मात्रा की हो गई, कोई दीवाना। अब ना जो है पूरा ना नहीं बोलते, कोई दीवाना ना। अब ना जो बोलते हैं खाली ना बोलते हैं वहां पे, तो वहां पे कहते हैं कि बड़े शब्द को गिरा के छोटा कर दिया गया, तो ये एक मात्रा की होगी। तो ये छंदों की जानकारी जो है आपको जो है वो गेता देती है कविताओं में, गीतों में, गजलों में। तो आप, मैंने बताया कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और ये विधाता छंद है या उर्दू के मफाइलून जो छंद है बहर है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इसी तरह का आप फिल्मी गाना भी सुनेंगे, लय अलग है, ठीक है। आपने सुना होगा, एक पुरानी फिल्म है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ये मफाइलून जैसे कुमार विश्वास ने पढ़ा है, कोई दीवाना कहता है, रिदम अलग हो सकता है, अलग अलग उसका लय दिया जाता है एक ही बहर के गजलों को, गीतों को, तो अब उसको भी वैसे पढ़ा जा सकता है। कोई दीवाना कहता है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये क्या है, ये छंदों से होता है। अगर छंदों की जानकारी काफी स्टडी है, मैंने काफी किया हुआ है, क्योंकि मैं पोएट्री में मुझे काफी कुछ इंटरेस्ट है और मैं मंचों पे भी जाता रहता हूँ, ठीक है, कवि सम्मेलनों में भी जाता रहता हूँ, गोष्ठियों में भी जाता रहता हूँ। तो मैं एक स्वभाव से तो कवि ही हूँ, बट पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा लगता है पढ़ाना भी, तो इस वजह से आपको छंदों से क्या होता है कि गेता आके सिमिलर, आप भजन को देखें, भजन वो भी छंद में है, उर्दू का एक छंद है और हिंदी का एक छंद है। उर्दू का बहर है, आता है फाइलातुन 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 फाइलुन, इसी को हम हिंदी में शायद इसे गीतिका छंद कहते हैं। और देखिएगा इसे, गीतिका छंद भजन, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब देखिए, ठीक है, तो ये मैंने लिखा, दूर लेके रेशमिया चल न जाया कीजिए। अब ये छंद जो है ना, छंद का अगर ज्ञान हो तो किसी भी गजल को, गीत को आप बहुत ही प्रवाह में ला सकते हैं, उसको गेता प्रदान कर सकते हैं, यानी कि गाने में वो बड़ी सुंदर लगेगा। तो उतना डिटेल तो बहुत मेहनत है, मैंने भी काफी 8-8 10-10 घंटे मैंने मेहनत की है इसको सीखने के लिए। हाँ, तो ये तो आप लोगों के जरूरत की चीज नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। छंद शास्त्र क्या है, मीटर है, जो मैं बता रहा था कि विधाता या मफाइल एक मापनी दे दिया गया, उसी मापनी के भीतर, इसीलिए इसको मीटर कहा गया। आपको कविताओं को, गीतों को, गजलों को, श्लोकों को, दोहों को, इसको रखना है, ठीक है। दोहे भी होते हैं रहीम और कबीर के, आपने वो भी मात्राओं में होते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, तो बता दिया मैंने। पिंगल का जो छंद शास्त्र है वो आपको समझना था। उसके बाद ज्योतिष, तो ज्योतिष बॉडी के किस पार्ट से इसका संबंध है, हाँ, विच वेदांगा इज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदा, हाँ, वेदों का आंख किस वेदांग को बोलते हैं, तो कहते हैं ज्योतिष को। तो यहां पर हम लिखते हैं आई, यानी कि आंख कहा जाता है। अब यहां पे ज्योतिष क्या है, ग्रह नक्षत्रों यानी प्लैनेट्स के आधार पर, हाँ, स्टार्स के आधार पर जो है भविष्य की बातें की जाती हैं, या पास्ट भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि वो बताते हैं, वो ज्योतिष के आधार पे ही होती है, जिसे एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ज्योतिष की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो मोस्ट जो पॉपुलर वेदांग है, वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष, और ये किसका है, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष,
प्राचीनतम भी कह सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है वेदांग ज्योतिष। ये किसका लिखा हुआ है? ये है लगध मुनि, लगध मुनि, लगध मुनि का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई और हैं ज्योतिष जो वेदांग है और भी हैं लिखा हुआ, जैसे गार्गी संहिता है, बृहद संहिता है, नारद संहिता है, ठीक है। उसे आप लिख सकते हैं ज्योतिष में, गार्गी संहिता, बृहद संहिता, ठीक है, और नारद संहिता, और भी वेदांग के बहुत सारे ये हैं। हाँ, लेकिन वेदांत से रिलेटेड जो बहुत पॉपुलर है वो लगध मुनि का ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष जो है लगध मुनि का, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद रखेंगे। ज्योतिष से संबंध में जो है वेदांग ज्योतिष है, और ये किसका लिखा हुआ है? लगध मुनि का। इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड और भी जो टेक्स्ट है वो है गार्गी संहिता, वो है आपको बृहद संहिता, वो है आपको नारद संहिता, जो ज्योतिष से रिलेटेड है। तो वेदांत का जो पार्ट है ज्योतिष, आप मुख्यतः याद तो रखेंगे लगध मुनि का। हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लगध मुनि, लगध मुनि, ठीक है, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष किसका? लगध मुनि का। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने वेदांग वाले पार्ट को खत्म कर लिया। तो हमने बेसिकली वेदांग को खत्म तो कर लिया, लेकिन इसमें कल्प का जो कल्प वाले पार्ट में जो गृह सूत्र है, जिसके प्रणेता कौन है? अश्वलायन। हाँ, तो उस गृह सूत्र में 16 संस्कारों की बात कही गई है, और उस गृह सूत्र में बात कही गई है 8 तरह के विवाहों की, माने 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात कही गई है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और साथ साथ उसमें हम उपवेद की भी चर्चा करेंगे। यहां हम एक टेबल बना लेते हैं। हाँ, उस टेबल से आपको क्या हो जाएगा कि कौन सा जो वेदांग है वो किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार आप देख जाएंगे उस टेबल को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो मैं बना देता हूं, तो उस 1-2 मिनट और लगेगा, वो सब हो जाएगा, तो आप उसको बार बार देखते रहेंगे, ठीक है। तो उसे मैं बना देता हूं। चलिए, तो अब आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया है, ये एक टेबल बना दिया है। यहाँ वेदांगों के नाम हैं और अलग अलग वेदांग हैं, और उस वेदांग में, पर्टिकुलर वेदांग में किस बात पे स्ट्रेस दिया गया है, किस चीज पे फोकस किया गया है, और कोई पर्टिकुलर वेदांग जो है किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने एक टेबल में डाल दिया है, ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो जाए, एग्जाम के समय आप जल्दी जल्दी देख लें। और वैसे भी आप एक बार इसको देख लिया करेंगे 2-4 दिन पे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए वेदांग जो है कौन सा, पहला यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है, और मैं पहले ही पढ़ा दिया है, सारा चीज बता ही दिया। शिक्षा, और शिक्षा में किस बात की चर्चा है, फोकस किस बात पे, फोनेटिक्स पे। और फोनेटिक्स की बात मैंने प्रोनाउंसिएशन से की थी कि किसी वर्ड का या लेटर का एक्सेंट कैसा हो, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, ठीक है, कहां पे स्ट्रेस डाला जाए, हाँ, उसमें मेलोडी कितनी हो, ठीक है, कितने देर तक उसको बोलना है। तो ये सब फोनेटिक्स की में कही गई है ये बातें। और ये जो शिक्षा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाक को, ठीक है, यानी कि वेदों के वेदांग, कौन सा वेदांग है जिसे वेदों की नाक कहा जाता है, वेदों का नाक कहा जाता है, तो आप कहेंगे शिक्षा। उसी तरह कल्प के लिए, कल्प में क्या है, रिचुअल्स पे फोकस है, कर्मकांड, ये सब बातें कही गई है उसमें, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हैंड, हाथ को या भुजाओं को, मैंने पहले ही बता दिया है। उसी तरह से व्याकरण की बात अगर हो, यानी ग्रामर की बात अगर हो, व्याकरण का मतलब यहाँ ग्रामर की बात कही जाएगी, तो इसका संबंध है माउथ यानी मुंह से है। हाँ, निरुक्त, ठीक है, निरुक्त एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति शास्त्र, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उस पे फोकस किया गया है, यहाँ पर उससे रिलेटेड बातें कही गई हैं, चर्चा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कान को यानी ईयर को। छंद जो है, मीटर, मैंने कहा है ये मापनी होती है, किसी भी कविता की किस मापनी में उसे लिखना है, अलग अलग मापनी है, अलग अलग छंद के नाम दिए गए हैं, तो मापनी होती है। और उसी मापनी के तहत नियम कानून में बनते हुए आपको गीतों का, गजलों का, दोहों का, श्लोकों का जो है वो
की रचना करनी पड़ती है, तो वो छंद शास्त्र में है। और तो छंद से ये रिलेटेड है, तो ये फीट यानी पैर से इसकी बात कही जाती है, संबंधित है, पैर से संबंधित है। तो छंद जो है रिप्रेजेंट करता है पैर को, और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्य की बातें या पास्ट की बातें बताना, हाँ, ये ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और ये है जो है ये आंख को रिप्रेजेंट करता है, यानी आईज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके पास एक पूरी लिस्टिंग हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पूरी लिस्टिंग हो गई यहाँ पे कि शिक्षा के लिए, शिक्षा में क्या है भाई, प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स की बात कही गई है, रिप्रेजेंट करता है नोज को। कर्म जो है इसमें रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, यज्ञ है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है हाथों को या भुजाओं को। व्याकरण ग्रामर की बात कही गई है, मुंह को रिप्रेजेंट करता है निरुक्त, एटिमोलॉजी कान को रिप्रेजेंट करता है छंद, मीटर की बात, मापने की बात कही गई है, हाँ, कविताओं की मापने की। तो यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी किस पार्ट को, पैर को, फीट को। और ज्योतिष के लिए यानी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की बात कही गई है, तो आंख को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इस टेबल को बार बार अगर देखेंगे इस टेबल को, तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।